हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास में लेकर आई हूँ, लाल पान की बेगम के जो आधे क्वेश्चन रह गए थे, तो वही क्लास में आज डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट क्लास को भी आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि लाइन टू लाइन मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हैं और क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम 66 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 65 क्वेश्चन मैं लाल पान की बेगम के लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। तो आप उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जून के लिए, या कोई सेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या हरियाणा प्रोफेसर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, लाल पान की बेगम कहानी को हम कर रहे थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा 1957 में लिखी गई ये कहानी है। इनके ही द्वारा एक कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम भी लिखी गई है। उसको भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, उसको भी आप क्लास को देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एनटीए के द्वारा, तो इसलिए हमें डिटेल में ही पढ़ाई करनी होगी और जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पर फोकस करना होगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 66 है, चंपिया कहाँ घुस गई थी जब उसके बप्पा गाड़ी लेकर आए? तो वो गुदड़ी के नीचे घुस गई थी। तो गांव में गुदड़ी होती है जो कपड़ों से बनाई जाती है। तो क्योंकि इसमें गांव का परिवेश दिखा रखा है, बिहार के किसी गांव का, और देहात की जो बोली होती है ठेठ वहाँ की, तो उसी का प्रयोग काफ़ी किया गया है। तो बिरजू के बप्पा ने जोर से किसे डांटा? तो बिरजू के बप्पा ने बैलों को जोर से डांटा, क्योंकि वो काफ़ी आवाज़ करते हुए आ रहे थे। वो कहता है कि आखिरकार हम घर पे आ चुके हैं। बैलों को घास दे दे चंपिया, किसने कहा? तो चंपिया के बप्पा ने उसको कहा कि बैलों को घास दे दे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। तो वो आंगन में आता है और लाइट दिए सब बुझ चुके होते हैं। तो वो कहता है कि पैदल ही चली गई है क्या? तो कौन कहता है? चंपिया के बप्पा कहते हैं बिरजू की माँ के लिए कि अगर गाड़ी समय पे नहीं पहुंची तो क्या वो पैदल ही मेले के लिए निकल गई है। तो बिरजू कितने मिनट तक खांसता रहा, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था किसी ने भी आवाज़ नहीं करनी है। जब उसके बप्पा गाड़ी लेकर आते हैं, वो सोने का नाटक कर रहे होते हैं लेकिन सोए नहीं थे। तो उसी टाइम पे बिरजू को खांसी आ जाती है और वो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि टाइम आ चुका है, उम्र आ चुकी है, या किस टाइम की बात हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें खास फोकस करना है। तो बिरजू बेटा कौन पुकारता है? तो बिरजू के बप्पा एकदम से उसको पुकारते, क्योंकि उसकी खांसी ने उसको बता दिया कि बिरजू जाग रहा है। बिरजू का पूरा नाम क्या था? बृजमोहन, क्योंकि इसी टाइम पे उसके बप्पा उसको पूरे नाम से बुलाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरजू का पूरा नाम क्या है, बाई चांस पूछ लिया जाए। तो मैया गुस्से के मारे सो गई क्या, किसने कहा? तो बिरजू के बप्पा ने कहा कि मैया तुम्हारी सो गई है क्या गुस्से के कारण? तो धान के 25 झोपड़े के ओसारे पर रखने के लिए किसको कहा? तो चंपिया को बोला था उसके बप्पा ने, क्योंकि उनके खेत में धान लगी हुई थी। तो धान की जो पहली फसल होती है, या जो पहली बाली होती है, तो उसको लेकर आए हुए थे। तो दिया बालो किसने कहा? तो चंपिया के बप्पा ने चंपा को दिया जलाने के लिए कहा। तो इस टाइप के वर्ड है दिया बालो। तो ये ठेठ देहात की भाषा का प्रयोग किया गया है, तो बिहार के गांव का। तो इस टाइप की बातों को भी जो आप बिहार से, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे इस टाइप के वर्ड। नेक्स्ट है कि 1:30 रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी, किसने कहा? तो चंपिया की माँ ने कहा बिरजू के बप्पा को। तो बिरजू की माँ के मन का मैल सब कैसे दूर हुआ? तो डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही, क्योंकि उन्होंने खेत में धान लगाई हुई थी और उसका बप्पा उस दिन धान की बालियाँ पहली बार घर में लेकर आया था। तो नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा, किसने कहा? तो बिरजू के बप्पा ने कहा नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। तो बलरामपुर के बाबू की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से अभी किसे लेने गई थी? तो हाकिम साहब को लेने के लिए गई थी। वो कहता है उसकी माँ को, बिरजू की माँ को, कि अभी मैंने रास्ते में देखा बलमपुर के जो बाबू हैं उनको भी संपनी गाड़ी मोहनपुर होटल से लेने के लिए अभी अभी गई है हाकिम साहब को। तो यहाँ पर हमारे 79 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल का कौन सा नाच था? तो जो वो देखने जा रहे थे बलरामपुर में नाच, वो आखिरी नाच था साल का। तो धान कितने दिनों में पकने वाली थी? तो जब उसने पूछा कि धान कितने दिनों में पकेगी, धान की बात कर रहे थे क्योंकि वो बालियाँ लेकर आया था धान की। तो 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ, यानी 10 दिन में, 10 दिन और लगने वाले थे। पंचीस तोड़ते समय उंगलियां किसकी कांप रही थी? तो बिरजू के बप्पा की। यानी कि जो बालियां होती है गेहूं की, उसके बारे में बताया गया है।
जो दाने से लग जाते हैं ऊपर, जैसे कि जब फसल पकने वाली होती है, जैसे कि गेहूं लगा हुआ है अभी फ़िलहाल की बात हम करें, तो ये धान की खेती की बात हो रही है। तो पंची इसको तोड़ते हुए, यानी पहली बार जब फसल पक के तैयार होने लग जाती है तो उसकी बाली को तोड़ते हुए बिरजू के बप्पा के हाथ कांप रहे थे। तो किसने धान की एक बाली से एक धान को लेकर मुंह में डाल लिया था? तो बिरजू ने। जो उसके पप्पा लेकर आए थे। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है यह लोग, किसने कहा था? किसको कहा? तो बिरजू के पप्पा ने कहा कि चंपिया चाहे कुछ भी खाए, चाहे बिरजू कुछ भी खाए, तो इनकी सारी गलतियां माफ है। तो बिरजू चंपिया के बारे में ये बात कही है और चिरई चुरमुन कह के उनका पिता एक बार उनको पुकारता है। तो चिरई चुरमुन को भी आप जरूर नोट करके रखेंगे। चंपिया ने कितने धान लेकर दांतों तले दबाए थे? फिर पहले तो एक धान लेकर उसने चबा लिया था बिरजू ने, उसके बाद 2 धान लेकर चंपिया ने भी दांतों तले दबाए। ओ मैया इतना मीठा चावल है। तो धान को चावल ही बोला जाता है, धान चावल ही होता है। तो बिरजू चंपिया को क्या कहकर पुकारता है? दीदिया। तो चंपिया को क्या कहता था बिरजू? दीदिया, यानी कि दीदी। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? किसने कहा? तो बिरजू के पप्पा ने कहा, क्योंकि गाड़ी लेके वो आ गया था तो उनको मेले में जाना था। तो वो पूछता है उसकी माँ से कि रोटी पोटी तुम जो बना रही थी वो तुमने तैयार कर ली है क्या? अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना देती है। कौन कहता है? किससे कहता है? तो बिरजू के पप्पा कहते हैं बिरजू की माँ को, क्योंकि उन्होंने तो सारा काम समेट दिया था, क्योंकि वो उदास हो गए थे गाड़ी ना आने के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? किसने कहा? तो बिरजू के पप्पा कहते हैं ना कि तुम तो एक टोकरी भर में रोटी बना सकती हो। तो आपको ध्यान रखना है कि एक टोकरी भर मिट्टी भी कहानी हमारी लगी हुई है, तो यहाँ पे भी टोकरी भर बात हो रही है रोटियों की, तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है। तो 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? बिरजू के पप्पा कहते हैं बिरजू की माँ को। तो बिरजू की माँ ने किसको घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज देने के लिए कहा? तो चंपी को कहा उसने, जो मखनी फुआ थी उनकी पड़ोसन, उसको। तो मखनी फुआ को क्या करने को बुलाती है वो अपने घर में? तो मीठी रोटी पकाने के लिए, क्योंकि बिरजू की माँ को मीठी रोटी नहीं बनानी आती है। जैसा कि आप लास्ट वाले क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें चंपिया गुड़ लेकर आती है, छोवा गुड़ दुकान से, और उसकी वो मीठी रोटी बनाने वाले थे मेले में ले जाने के लिए। नेक्स्ट है, मखनी फुआ के लिए क्या रख जाती है रात भर के लिए? तो वो तंबाकू रख जाती है। अपना हुक्का ले आई हो क्या फुआ? वो कहती है, क्योंकि वो तंबाकू पीती थी वो मखनी बुआ जो भी कहानी में है, तो उसके लिए, क्योंकि वो जाने वाले थे अपनी घर की रखवाली भी करने के लिए, छोड़ गई थी मखनी बुआ को और तंबाकू भी दे के गई थी। दोपहर रात में गाड़ी लेकर कौन आया था? तो बिरजू के बप्पा के बारे में बताती है मखनी बुआ को वो, कि दोपहर रात को गाड़ी लेकर आए हैं आज मेला जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94, फुआ को अगर तम्बाकू मिल जाए तो कब तक जाग सकती थी? रात भर क्या? वह तो 5 रात बैठकर जाग सकती थी मखनी फुआ, अगर उसको तंबाकू मिल जाए तो। तो बिरजू की माँ ने कितना तंबाकू रखा था फुआ के लिए? तो हाथ खोल कर तंबाकू रखा था, यानी कोई कमी नहीं रखी थी, पूरा उसने दिल खोल के हाथ खोल कर उसके लिए तंबाकू रखा था। सवाइन ने कितना तंबाकू रखा था फुआ के लिए? तो वो इस बात को देखते हुए कि बिरजू की माँ ने बहुत हाथ खोल के तंबाकू दिया है उसको पीने के लिए, तो उसको वो सवाइन की बात याद आ जाती है। सवाइन जो दुकान चलाती है, कि सवाइन भी कभी मेले में गई थी, तो उसने कितना तंबाकू दिया था मखनी फुआ को? तो रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई चांस पूछ लिया जाए, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। तो रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखा था सवाइन ने। तो सवाइन किस मेले में गई थी फुआ के लिए तंबाकू रख के? तो गुलाब बाग के मेले में गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डिबरी भर तंबाकू रखा था उसने, डिब्बी भर तंबाकू दिया था बस थोड़ा सा। बिरजू की मां ने क्या सुलगाया? चूल्हा सुलगाया मीठी रोटी पकाने के लिए। तो चंपिया ने किसके गोले बनाए थे? शकरकंद को मसल कर गोले बनाए थे, क्योंकि शकरकंद ही वो कहानी की शुरुआत में उबाल रही थी। और बिरजू फिर से मिलिट्री टोपी किसको दिखाने लग जाता है? अपने पप्पा को। तो मिलिट्री टोपी यानी वो कढ़ाई को अपने सिर पे उल्टी रख लेता है और कहता है कि इस पे 10 लाठी भी कोई मार दे तो चोट नहीं लगेगी। तो मिलिट्री टोपी यानी कि मिलिट्री टोपी। तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। मिलिट्री टोपी यानी कि मिलिट्री की जो टोपी होती है उसकी तरह टोपी बना ली थी। तो चंपिया को कितनी शकरकंद बिरजू को देने को कहती है उसकी माँ? तो 3-4 मोटे शकरकंद देने को कहती है सुबह से बेचारा इंतजार कर रहा है चंपिया, इसको भी शकरकंद दे दे। बिरजू ने पहले ही कितने शकरकंद खा लिए थे? तो ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद पहले ही खा लिए थे।
तो ब्लैक में उसने पहले ही, क्योंकि वो बच्चे हैं उनसे इतनी देर रहा नहीं जाता, तो छुप छुपा के उन्होंने 5 शकरकंद पहले ही खा लिए थे बिरजू ने। तो बिरजू की माँ ने कितना गुड़ फुआ को देने को कहा, तो 1 कनवा गुड़ या दू आधा फुआ। तो वो कहती है कि 1 कनवा गुड़ दू या आधा फुआ, मखनी फुआ को कहती है क्योंकि वो मीठी रोटी बनाने वाली है उनके लिए, इसलिए। तो चंपिया ने कौन सी साड़ी पहनी थी मेले में नाच देखने के लिए? तो चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी थी, जैसे कि कहानी की शुरुआत में भी हम देखते हैं कि वो छीट की साड़ी ही पहनने वाली थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो बिरजू ने क्या पहना था? तो बटन के अभाव में पैंट पर एक पटसन की डोरी बांधने का प्रयास किया जा रहा था। तो नेक्स्ट, मेले जाने वाली रात कौन सा दिन था? तो जब वो मेले में गए थे उस दिन पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, जिस दिन बलरामपुर मेला देखने के लिए जा रहे थे लाल पान की बेगम में, तो उस दिन पूर्णिमा का चांद खिलाया था, पूर्णिमा का दिन था। तो बिरजू की माँ ने क्या पहना था? तो उसने असली रुपा का मांग टीका पहना था, असली रुपए का, यानी कि असली, इसी तरह की लैंग्वेज है इसमें, असली रुपए का मांग टीका पहना था आज पहली बार। बिरजू बैलगाड़ी को कैसे चलाने को कहता है? तो बिरजू अपने पप्पा को कहता है, क्योंकि सब खुश हो चुके थे, उनकी गाड़ी आ चुकी थी, और लास्टली अंत में वो अपने मेले को देखने के लिए जा रहे थे, तो सब बहुत खुश थे। तो बिरजू कहता है कि उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा आज गाड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 109, बिरजू की माँ ने किसको नाच देखने के लिए कहाँ गाड़ी रोकी थी, किसके घर के पीछे? तो जंगी की पुतोहू को पूछने के लिए उसने गाड़ी रोकी थी। तो कौन बलरामपुर से नहीं लौटा था? तो उसका पति, जंगी की पुतोहू जो थी उसका रंगी पति था, वो नहीं लौटा था, इसलिए जंगी की पुतोहू मेले में नहीं गई हुई थी। तो बिरजू की माँ पूछती है, जंगी की पुतोहू को क्या कहकर बुलाती है बिरजू की माँ? टीसन वाली, गाड़ी में जगह है आजा। तो उसको उसकी आवाज़ सुनाई दे गई थी, तो टीसन वाली बोलती है जंगी की पुतोहू को बिरजू की माँ। तो बगल के झोपड़े से किसकी आवाज़ आई मेले में जाने को? तो बगल में ही आवाज़ आई राधे की बेटी सुनरी की। तो वो भी पुकारने लगती है कि मैं भी चलूँगी मेले में। तो काकी कहकर कौन पुकारता है बिरजू की माँ को? तो राधे की बेटी सुनरी। तो बांस की झाड़ी के पार किसका घर था? तो खवास के लरेना का घर। आसपास में उनके सबके जुड़े हुए घर थे। तो लरेना की बहू ने क्या पहना हुआ था? तो लरेना की बीबी भी आ जाती है उनके गाड़ी में मेला देखने के लिए। लरेना की बीबी ने पहना था गिल्ट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती हुई आ रही थी। तो बैलगाड़ी में मेला देखने को कौन कौन गया था? तो जंगी की पुतोहू वहाँ से उनको जब मिली, और बिरजू की माँ और उसका पूरा परिवार तो था, लरेना की बीबी थी, राधे की बेटी सुनरी, और बिरजू का सारा परिवार। तो जंगी की पुतोहू ने क्या पहना हुआ था? तो गोने की रंगीन साड़ी, कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। तो किसको अपने गोने की याद आ गई थी? तो जो जंगी की पुतोहू है 3 महीने पहले ही गोना करके आई है, नई बहू थी वो, तो बिरजू की माँ को भी अपने गोने के दिन याद आ जाते हैं, अपनी शादी के दिन याद आ जाते हैं। तो कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटी किसने निकाल कर खाने को दी थी? तो बिरजू की माँ ने। जो वो रोटी मखनी फुआ से बनवा के लेकर आए थे, तो वो रोटी खाने के लिए उसने निकाल ली थी। तो कौन से स्कूल में पानी पीने को कहा था बिरजू की माँ ने? तो सिमराहा के सरकारी स्कूल के कूप पर उनको पानी पीने के लिए बोला था, मीठी रोटी खाने के बाद। तो किसने बीड़ी सुलगा बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई? तो जंगी की पुतोहू ने बीड़ी को सुलगाया और बिरजू की माँ की तरफ बढ़ा दिया। गांव में बेस्कोप का गीत गाना कौन कौन जानती थी? 4 स्त्रियां जानती थी, उसमें एक चंपिया बच्ची थी, और उसकी जंगी की पुतोहू थी, सुनरी थी, लरेना की बीवी थी, राधे की बेटी सुनरी। तो ये चारों गांव में बेस्कोप का गाना जानती है। जैसे कि कहानी की शुरुआत में हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो चंपिया है वो कौन सा गाना गाती फिरती थी? बाजे रे मुरलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब बेस्कोप का गीत गाओ तो चंपिया कौन कहती है? तो बिरजू की माँ कहती है। पहले तो वो कहानी की शुरुआत में तो उसको डांटती है गाने के लिए, लेकिन अंत में वो खुद ही उसको इनवाइट करती है चंपिया को कि आज बेस्कोप का गीत गा जो तू गाँव में गाती फिरती है। तो कहानी के अंत में किसने गाना शुरू किया था? चंपिया और सुनरी ने गला साफ किया था गाने के लिए। तो बिरजू के बप्पा ने बैलों को क्या कहकर पुकारा? चल भैया और जोर से। तो जैसा कि ये जो कहानी है और जो तीसरी कहानी है उसमें बैलगाड़ी का ही रोल है, ज़्यादातर मिलती जुलती सी कहानियाँ हैं। तो उसमें जो हीरामन होता है अपने बैलों को वो भी भैयन कह के पुकारता है, तो बिरजू के बप्पा ने भी यहाँ पे चल भैया। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है।
तो चंपिया ने कौन सा गीत गाना शुरू किया था? चंदा की चांदनी। तो कहानी की शुरुआत में तो वो गाती है बाजे रे मुरलिया, लेकिन अंत में गाती है चंदा की चांदनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए, इस तरह के गीत हैं या कोई शायरी है या कविता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लाल पान की बेगम किसको कहा जाता है? तो बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह के पुकारते हैं कहानी में, तो जंगी की पुतोहू। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कौन कहता है? जंगी की पुतोहू उसको लाल पान की बेगम कहती थी। जैसे कि कहानी के अनुसार पता चलता है कि वो लाल पान खाती थी, इसलिए उसको लाल पान की बेगम कहते थे सभी। तो कहानी में बागड़ किससे परेशान रहता था? तो ये थोड़ी सी बिहारी बोली के या गांव की जो ठेठ बोली थी उसका प्रयोग किया गया है, तो इनके भी अर्थ मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करने की कोशिश की है। बाय चांस इस तरह का एक वर्ड ही पूछ लिया जाए तो इसमें स्टार्टिंग जब कहानी होती है तो बागड़ की बात होती है, यानी कि जो बिरजू होता है उनके घर में एक बागड़ होता है। बागड़ का अर्थ है कि बछड़ा, गाय के बछड़े को बागड़ बोला गया है इस कहानी के अंदर। और वो किससे परेशान रहता था? कुकुर माछी से। कुकुर माछी एक लाल भूरे रंग की मक्खी होती है जो कि ज़्यादातर बैल हैं और घोड़े और कुत्ते के ऊपर बैठती है और वो उनको काट देती है, मतलब कि घायल कर देती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड का क्या पता सिंगल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा फोकस करना है। तो बिरजू के बप्पा ने किस गांव के थे? कोयरी टोला के थे बिरजू के बप्पा। नाच देखने में देरी होने पर बिरजू जिन बाबा से क्या मन्नत कबूलता है? तो गाछ का पहला बैंगन। तो ये वाले फिर से ठेठ बोली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, गाछ का पहला बैंगन। तो जब वो लास्ट में आप क्वेश्चन करोगे जब कहानी के स्टार्टिंग में, तो जब गाड़ी नहीं आती है तो जिन बाबा से वो प्रार्थना करता है और मन्नत भी मांगता है कि जिन बाबा गाड़ी भेज दो, मैं आपको गाछ का पहला बैंगन चढ़ाऊंगा। यानी कि जो पहला बैंगन लगेगा उनके पौधों पर वो सबसे पहले जिन बाबा को चढ़ाएगा। तो कहानी में जंगी की पुतोहू का पति कौन था? तो रंगी था। पुतोहू, जो जंगी की पुतोहू का पति रंगी कहाँ का रहने वाला था? कुरमा टोली का नामी लठैत था, यानी लाठी से लड़ाई करने वाला। तो जंगी की पुतोहू मुंहजोरी थी, इसका क्या अर्थ है? मुंहजोर थी वो, कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या भला लगे वो कुछ भी बोल दिया करती थी और लड़ने को तैयार रहा करती थी। तो कहानी के अंत में कौन अपने रूप को निहारता है? तो बिरजू की माँ लाल साड़ी और झिलमिल किनारी मांग टीका पर चांद अपने चेहरे को निहारती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके मन में अब कोई लालसा नहीं रही थी? तो बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं रही थी, क्योंकि उनको जो मेला देखने की जो उनकी इच्छा थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। वो सब खुश थे और खुशी खुशी मेला देखने जा रहे थे। तो कहानी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस कहानी का एक अच्छा एंड हुआ है। खुशी खुशी सब अपने प्रेम से देखने जा रहे थे मेला, अब उनके दिल में कोई लालसा नहीं थी, कोई इच्छा बाकी नहीं थी। तो यहीं पे हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे लाइन टू लाइन, मैंने हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ी है तो भी आप अटैम्प्ट कर पाओ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी की जो भी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं वो हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट पंक्तियों से ही क्वेश्चन बनेंगे, जो भी हम मार्क करके चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो आप 6 जनवरी को दिसंबर 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था नेट का, उसको आप लिख के रख सकते हैं या उसको बार बार आप देख सकते हैं। उस पैटर्न को देख के जून के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पर उस वीडियो को अपलोड कर दिया है, उस क्लास को, जिसमें कि मैंने वो PYQ आपको करवा दिए हैं। उसको देख के आप अच्छे से समझ के अपनी तैयारी जून के लिए कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें पंक्तियों से पूछे गए हैं, कहानी से और नाटक से पूछे गए हैं और उपन्यास से। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे उसी तरीके से मैं क्लास लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। लास्ट क्लास को भी आप ज़रूर देखिए, तो उसी पैटर्न के हिसाब से मैं क्लास लेकर आती हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ लाल पान की बेगम की करने वाले हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक खास आंचलिक उसके लिए परिवेश के लिए जाने जाते हैं। उनका मेला आंचल उपन्यास जो कि बहुत ही फेमस है और उसके लिए उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, वो भी हमारे ही सिलेबस में लगा हुआ है। और इनकी 2 कहानियां हम पढ़ चुके हैं, लाल पान की बेगम और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए सारी क्लासेस को, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे हम UGC नेट में और GRF के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द हाजिर होती हूँ। तो तब तक के लिए आप आगे यूं ही बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।